ऑलराइट गाइस, आज हम शुरुआत करेंगे लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स लेक्चर नंबर 3। बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट मेक श्योर करो लेक्चर 1 और लेक्चर नंबर 2 तुमने देखा हो। इसका प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने बना दिया, तुम चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो लेक्चर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा इंट्रोडक्शन, जनरल कंडीशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ और टॉर्ट पढ़ा। हमने जनरल कंडीशन में पढ़ा देयर मस्ट बी रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट, देयर मस्ट बी लीगल डैमेज एंड देयर मस्ट बी लीगल रेमेडी। और हमने थोड़ा सा टॉर्ट का इंट्रोडक्शन देखा था कि टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड से आया है, इज इक्विवेलेंट टू फ्रेंच वर्ड एंड डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वन नेम टॉर्टम, एंड टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग। देयर मस्ट कैन बी अ सिविल रॉन्ग एंड अ क्रिमिनल रॉन्ग, ऑल्सो थिंग्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी। अब हम बात करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ टॉर्चस लायबिलिटी की आज के लेक्चर में। इसमें भी हम सिर्फ एक ही पहलू देखेंगे, बाकी कुछ जो टाइप्स होंगे काइंड्स ऑफ टॉर्चस लायबिलिटी के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो काइंड्स ऑफ टॉर्चस लायबिलिटी के हम सबसे पहले एक छोटा सा केस लॉ लेते हैं। इसका नाम है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। तुमने इसको CSET में भी पढ़ा होगा या फिर कोई दूसरे लॉ एग्जाम में। तो ये बहुत ही सिंपल केस लॉ है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में होता क्या है, देखो, रायलैंड नाम का एक बंदा होता है, वो कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को एम्प्लॉय करता है और उनको बोलता है कि यार मेरे लिए एक रिजर्वर बना दो ताकि मैं अपनी मिल को पावर करने के लिए उस वाटर का यूज़ कर सकूं जो रिजर्वर में स्टोर होगा। तो ठीक है, केस था उसका मेन ऑब्जेक्टिव। तो देखो, जब रिजर्वर बन रहा था तो वहाँ पे ना कुछ ओल्ड माइनिंग शैफ्ट्स है अंडर द साइट ऑफ द रिजर्वर विच द कॉन्ट्रैक्टर फेल्ड टू ऑब्जर्व बिकॉज दे वर फील्ड विद अर्थ। द कॉन्ट्रैक्टर देयरफॉर डिड नॉट ब्लॉक देम। तो यहाँ पर एक सिंपल सा इंसिडेंट हो जाता है। देखो, मान लो ये रिजर्वर है, ये रिजर्वर है, यहाँ पे पानी भराएगा। ओके, अब यहाँ पर ना कुछ ओल्ड माइनिंग शैफ्ट्स थे। ये माइनिंग शैफ्ट का मतलब क्या होता है, गड्ढे, यानी कि जब यहाँ पर माइन हुआ करती थी, मान लो ये माइन थी उस टाइम, तो यहाँ पर ना कुछ कनेक्टिंग पाइप्स होते थे जो कि लैंड्स को कनेक्ट करते थे। और यहीं पर था एक फ्लेचर नाम के बंदे का कोल माइंस। तो ये कोल माइंस यहाँ पे थी, मान लो यहाँ पे कोल माइंस थी। अब यहाँ पे से जब पानी भराया, यानी कि नेक्स्ट लाइन में यही बोल रहा है, जब वन वाटर वॉज फील्ड इन द रिजर्वियर इट बर्स्ट आउट शैफ्ट्स एंड फ्लडेड टू द कोल्ड प्लेंटिव्स कोल। यानी कि जो गड्ढे थे वो पहले मिट्टी से ढके हुए थे, कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनको ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन जब पता चला तो यानी कि जब रेन हुई यानी पानी आया उसमें, तो वो सीधे कोल माइंस में चले गए और इससे प्लेंटिव को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और लेटर इट वॉज फाउंड दैट रायलैंड को भी पता नहीं था कि वहाँ पे शाफ्ट थे, कोल माइनिंग शाफ्ट यानी गड्ढे थे, एंड हैड नॉट बीन नेग्लिजेंट। यहाँ पे रायलैंड भी नेग्लिजेंट नहीं था क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि ये गलती हो सकती है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती कि उन्होंने माइनिंग शाफ्ट्स को देखा नहीं और उन्हें इग्नोर भी किया, अगर देखा भी होगा तो देयरफॉर फिर भी यानी कि रायलैंड को फिर भी जिम्मेदार ठहराया गया। अब रायलैंड यहाँ पर जिम्मेदार क्यों है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे रायलैंड जिम्मेदार क्यों है, सबसे पहले ब्लैकबर्न जे ने ये ऑब्जर्व किया, क्या, वी थिंक दैट द ट्रू rule of law is that the person who for his own purpose brings on his land, collects and keeps there anything likely to mischief if it escape must keep at his peril, and if it does not do prima facie on the face of it answerable for all the damage। इसमें ब्लैकबर्न जी ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी अगर बंदा कोई अपने एक लैंड पे कोई चीज़ ला रहा है और रखता है उस चीज़ को, यानी कि कीप रखता है, और अगर उस कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर वो बाहर निकल जाएगी उस पर्टिकुलर लैंड से और अगर डैमेज कर देगी, तो दैट पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर रायलैंड ने एक रिजर्वियर बनाया था अपने लैंड पर, और ये कोई नेचुरल चीज़ तो थी नहीं, और अगर पानी उसके लैंड से बाहर निकला है और अगर प्लेंटिव के जो कि मतलब कोल माइंस को डैमेज किया है, तो यहाँ पर क्लियर कट आउट केस दिख रहा है कि यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि जो अगर आप एक चीज़ अपने लैंड पर लाए और वो किसी और को भला ना करने के बजाय उसका बुरा कर देती है, तो आप पूरा रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपके लैंड से वो चीज़ निकली है। तो ये थी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ब्लैकबर्न के। आप थोड़ा सा और चीज़ देखते हैं। लेटर इन द केस ऑफ रेड वर्सेस लियोन्स में क्या हुआ था, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन दैट अगर रायलैंड वर्सेस फ्लेचर की कंडीशन लगाएं तो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले लाइकली टू मिसचीफ इट स्केप, अगर कोई चीज़ आपके लैंड पर और बाहर निकलती है तो सबसे पहले दूसरे को कुछ डैमेज होना चाहिए, ठीक है। स्केप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विच द डिफेंडेंट हैज़ ऑक्यूपेशन और ओवर विच इट हैज़ कंट्रोल टू अ प्लेस विच इज आउटसाइड इट्स ऑक्यूपेशन और कंट्रोल समथिंग लाइकली टू मिसचीफ इफ इट स्केप। दूसरा, ये नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए। नॉन नेचुरल का मतलब क्या होता है, डिफेंडेंट को लायबल होगा अगर वो नॉन नेचुरल। देखो, नेचुरल का मतलब ये होता है जैसे कि रिवर्स हो गई, और अननेचुरल का मतलब क्या होगा, अगर आप एक रिजर्वियर अपने लैंड पर बना रहे हैं
तो ये अननेचुरल हो गया। अब नेचुरल में तो कोई लाइबिलिटी नहीं आ गई अगर उसका पानी, अगर वो मान लो अगर वहाँ पे रिजर्वियर पहले से ही होता बहुत सालों से, तो हम उसको नेचुरल मान सकते थे। अब ये तो अननेचुरली उसने कंस्ट्रक्ट किया, तो इसीलिए रायलैंड जिम्मेदार हुआ था इस केस में। तो ये हो गया नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड का एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। देखो रायलैंड वर्सेस क्लेचर में ना बेसिकली एब्सोल्यूट लाइबिलिटी रहेगी थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको कुछ डिफरेंस बताता हूँ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। देखो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई एक्सेप्शंस नहीं होते, जबकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जिसमें जो डिफेंडेंट है वो क्लेम कर सकता है कि मेरा जो केस है वो इन एक्सेप्शन से फॉल कर रहा है, देयरफॉर आई एम नॉट लायबल टू पे एनी कंपनसेशन। अब देखो अगर एग्जांपल लिया जाए तो देखो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं बनता कि आप नेग्लिजेंट थे, इसने इस वर्कर ने ऐसा कर दिया। इसमें कोई वो नहीं है एक्सक्यूज़ की जो डिफेंडेंट यूज़ कर सकता है इस केस से बचने के लिए। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लो कि आपका एक लैंड है आपके पास, और उस पे ना एक तालाब बना हुआ है, तालाब यानी कि पॉन्ड बहुत सालों से, यानी कि बहुत पुराने टाइम से। तो आप इसको बोल सकते हैं नेचुरली ये हुआ होगा। तो और अगर उसका पानी किसी और की क्रॉप्स को डैमेज कर रहा है तो आप बोल सकते हैं नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड है, क्योंकि ये बहुत सालों से हमने कोई इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन सम टॉर्ट्स द डिफेंडेंट इज लायबल इवन दो द हार्म टू द प्लेंटिफ अकर्ड विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस ऑन द डिफेंडेंट पार्ट। इन अदर वर्ड द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट फॉल्ट। दीज केसेस फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है डिफेंडेंट हमेशा लायबल होगा इवन, या फिर उसकी नेग्लिजेंस, या फिर उसके मतलब वो, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है डिफेंडेंट हमेशा लायबल होगा इवन जब हार्म हुआ है प्लेंटिफ को विदाउट एनी इंटेंशन और नेग्लिजेंस के। तो इसकी फॉलोइंग कैटेगरीज है। ठीक है, केसेस की फॉलोइंग कैटेगरीज है। लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, इसका मतलब है सच लाइबिलिटी अराइजेस इन केस वेयर डैमेज इज डन बाय स्केप और डेंजर। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है रायलैंड वर्सेस प्लेजर, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। सच केसेस आर वेयर मैन इज मेड बाय एन इंश्योरेंस ऑफ अदर अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज़। मीन्स इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपके लैंड से कुछ बाहर निकला और किसी को डैमेज हुआ है तो आप उसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होंगे। लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक की बात की जाए, सच केसेस आर वेयर अ पर्सन इंटरफेयर्स विद द प्रॉपर्टी और रेपुटेशन ऑफ अनदर। सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, बस इसका नाम है लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक। अब विकेरियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग्स कमिटेड बाय अदर्स का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच केसेस इम्प्यूटेड बाय लॉ ऑन ग्राउंड ऑफ सोशल पॉलिसी और एक्सपीरियंसी। दिस केस इन्वॉल्व लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर। इसमें सिंपल सा मीनिंग ये है, मान लो एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय, और अगर एम्प्लॉय कुछ गलत काम कर देता है तो एम्प्लॉयर को भी सिंपल सा रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाएगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन, मैं तुमको बता रहा था ना कि स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एक डिफरेंस होता है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अगर आपका किसी इन एक्सेप्शन में फॉल करता है तो डिफेंडेंट कभी भी लायबल नहीं होगा। डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ से कंसेंट ले लिया कि मैं इसका यूज़ करूँगा, और कभी भी तुम्हारे लैंड पे कुछ चाहिए आ गया, रायलैंड ने अगर फ्लेचर से कंसेंट किया होता कि अगर मेरा पानी तुम्हारे लैंड पे कभी भी आता तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा, इसका मेरे को साइन कर दो। अगर कोई स्ट्रेंजर ने उसका पानी अगर फ्लेचर के लैंड पे फेंक दिया होता तो भी फ्लेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इसमें सिंपल सा मीनिंग ये है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और अगर काम करते वक्त, देखो इसका सिंपल सा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। अब वाटर डिपार्टमेंट एक बार वाटर सप्लाई कर रहा था, पाइपलाइन फूट गई तो इससे ना किसी की क्रॉप्स डैमेज हो गए, तो इसके लिए उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी वर्क है। एक्ट ऑफ गॉड में अगर सुनामी आ गई, ये हो गया बेस्ट एग्जांपल। स्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ऑन फॉल्ट, अगर मान लो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या होता, फ्लेचर की गलती की वजह से जो पानी था, वाटर था, वो फ्लेचर के लैंड पे आ जाता है, रायलैंड का पानी, तो इसमें भी फ्लेचर को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। सो दैट इज इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप यू लव द वीडियो। इफ यू लव द वीडियो मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब करके जाना यार।